लेकिन ये तो चौंकाने वाली बात है नाजिम अशरफी जी, जिस तरह से ईरान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। और हमने इस वॉर में अभी तक ड्रोन टेक्नोलॉजी भी देखा है जिसने अमेरिका के महंगे हथियारों को ध्वस्त करने का काम किया। और ये एक स्टडी भी है कि आप बड़ी बड़ी ताकतों को कैसे हैंडल कर सकते हो, छोटे इक्विपमेंट से, छोटे वॉर मशीन से, छोटे छोटे ड्रोन से। जरूरी नहीं है कि बहुत ही हाई कैलिबर बहुत एक्सपेंसिव वेपन्स का सामना भी एक्सपेंसिव कराया जाए। ये बात सही, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इतने बड़े वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ ईरान ने जो इजाद किया है मॉडिफिकेशन, यानी हल्के हल्के ड्रोन को भेजना और उनको अलग अलग उनके अलग अलग रेंज के साथ भेजना, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वैल्यू टारगेट्स को आप हाई वैल्यू हाई प्राइस्ड वेपन के साथ ही काउंटर करें। इसी तरह से मैं ये कहता हूं कि देखिए, कितने बड़े आपके डिपोज हैं, आपके एमिनिशन डंप्स हैं, आपके एयर हैंगर्स हैं, आपके कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर्स हैं। इन सब के लिए कोई भी एक डिजिटल लीक डिजास्टर साबित होगा किसी भी कंट्री के लिए। और मैं समझता हूं कि कंट्री वैसे तो एहतियात बरती जाती है, बट हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से अगर कोई भी लीकेज आता है तो जी। दूसरे एडवर्स कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सिद्ध हो जाता है और ये डिजास्टर साबित होता है दूसरे कंट्री के लिए। ये बात सही है। और एक बात और सुनाए, देखिए, ईरान को ऐसा नहीं है कि ईरान अपने दम पे ही काम कर रहा है। ईरान अपने पास भी उसके पास कैपेसिटी डेवलप हुई है। इसके साथ साथ पूरे चाइना का पूरा डिजिटल बैकअप उसके साथ है, रशिया का भी कुछ सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर ये जो सब लाइव चीजें चल रही हैं और उसको लाइव जानकारी दी जा रही है, इसमें चाइना का एक रोल आप मना नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा रोल है। और चाइना इस चीज में बहुत एक माहिर कंट्री है कि कैसे सर वो चुपचाप तो अपनी ठीक चीजों है, को लेकिन अंजाम अभी दे। तक क्या खाड़ी देशों में इस तरह से एडवांस टेक वॉर हमने नहीं देखा था। तेजावत जी, ये बहुत एक तरह से एक माइलस्टोन भी है और एक एग्जाम्पल भी सेट किया ईरान ने। देखिए विवेक साहब, ईरान के मामले में थोड़ी सी बात अलग है, क्योंकि हाँ। ये बाकी खाड़ी देशों जैसा नहीं है। यहाँ अगर आप समझें तो जो इरानियन कल्चर है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट रहा है, और बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के मुकाबले टेक्नोलॉजिकली भी ईरान काफी आगे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या चाहे वो और भी तमाम जो यूएई, कतर, ओमान जितने भी हो, उनमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। अगर हम ड्रोन के मामले में बात करें तो ड्रोन के मामले में ईरान की टेक्नोलॉजी पहले ही दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में मानी जाती थी, और यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी उसने मदद की थी। तो पहले तो हमें ये स्पष्ट करना होगा। दूसरा, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा है कि ये सच है कि चीन भले ही खुले तौर पर वह ईरान के सपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के साथ में उसके व्यापारिक हित हैं, पर वह अंदर खाने बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है, ठीक वैसे ही जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसने जानकारी मुहैया कराई थी। हालांकि वह भारत से सीधे सीधे लड़ना नहीं चाहता है। तो केवल ये अकेले हम कहें कि ईरान के बुते हुआ है, या हम कहें कि केवल ईरान के बुते नहीं हुआ है, तो ये दोनों ही चीजें गलत होगी, क्योंकि तकनीकी के मामले में भी ईरान ठीक ठाक एडवांस है और उसको दूसरी बाहरी सहायता भी मिल रही है। विवेक साहब, तो ये बाहरी सहायता तो है, मतलब ठीक बात है, मैं मानता हूं। चलिए, चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब तक जो वॉर देखे जाते थे उसमें अमेरिकी टेक की बात की जाती थी, इजरायली टेक की बात की जाती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, हम टेलीविजन पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ईरान के टेक को डिस्कस कर रहे हैं, ईरान के ड्रोन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसको माथुर सर से भी डिस्कस करूंगा, लेकिन नाजिम अशरफी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये भी तो बड़ी बात है कि जिस देश को आपने 1979 से चांप के रखा, दबा के रखा, वो टेक के मामले में भी आपको, अपने हथियारों के मामले में भी, सस्ते टेक्नोलॉजी के मामले में भी आपको धूल चटा रहा है। तो ये तो एक स्टडी का विषय है। ये मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में स्टडी का विषय आने वाले समय में बनेगा। अशरफी साहब, देखिए विवेक जी, मैं यहाँ थोड़ा सा मेरी राय मुख्तलिफ है। कि वजह ये है कि देखिए, कहते हैं ना, ये जो ईरान ने जो इस जो जंग को लड़ा है ना, इस ईरान में क्योंकि यहाँ एक स्थिति, जो हालात थे दूसरे तरीके के थे। यहाँ क्या कहते हैं, लीबिया को देख चुका था, अफगानिस्तान को देख चुका था, इराक को देख चुका था। तो ये जाहिर सी बात है, धीरे धीरे अमेरिका जो है, अमेरिका धीरे धीरे उसको जो है नेस्त नाबूद करने के चक्कर में जैसे और इस्लामिक ममालिक को उसने खत्म किया। हालांकि उससे आप देख ही रहे कि सारी दुनिया ने देखा कि उसका असर क्या हुआ। असर पूरी दुनिया पे उसका पड़ा, महंगाई हुई और
सब लोगों को उसका घाटा नुकसान हुआ, और जिनके जो जानी माली नुकसान हुए वो तो हुए ही। यहाँ ईरान ने बहुत पहले पुख्ता तैयारी कर ली थी, और बहुत पहले से तैयारी की थी। उस वक्त में जब इराक से जंग लड़ रहा था अमेरिका, तो ईरान इसमें इराक का साथ दे नहीं पाया था, हालांकि वो देना चाहता था उस टाइम भी, मगर क्योंकि ईरान और इराक की बहुत पुरानी जंग चल रही थी, तो उस वक्त में उनके दिल में जो था बड़ा फर्क था, एकदम मन मुटाव बहुत ज्यादा था। अब मगर ईरान ये जानता था कि अब इसके बाद में ईरान ये जानता था कि इसके बाद में जो है मेरा ही नंबर है। और अगर इस्लामिक कंट्री की हम अगर बात करें, तो इस्लामिक कंट्री में ईरान अपने आप को सबसे मजबूत पोजीशन में समझ रहा था, और वो मजबूत पोजीशन में है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसने जो ये 1500 मीटर की रेस, या उसने जो 2000 मीटर की रेस, 2500 मीटर की रेस समझ के इसको दौड़ा, उसने 100 मीटर की रेस समझ के इसको नहीं दौड़ा। उसने जल्दी जल्दी अटैक नहीं किया, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो पहले एक छोटे से ड्रोन से उसने उसकी बहुत बड़ी मिसाइलों को जो मतलब तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। तो ईरान को मालूम है कि ये जंग जो है बहुत लंबी चलने वाली है, लंबी जंग लेकर वो इसको चला। तो उसने जो जैसे 100 मीटर की रेस हम लगाते हैं ना, तो उसमें एकदम पहले थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ गई, लेकिन उसने लंबी रेस का इसमें अपने इंतजाम किया। और उसने 1500 मीटर के पहले हम सीधो सीधो दौड़ते हैं, धीरे 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 एक दो चक्कर हम पीछे रहते हैं, फिर सारे लोगों को हम पीछे छोड़ते चले जाते हैं। तो उसी तरीके से आज हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी में जो है ईरान तो कभी कमजोर था ही नहीं, लेकिन ईरान दिखाना नहीं चाहता था। वो जानता था कि अभी उसके पास उतने इंतजाम मुहैया नहीं हो पाए हैं, जिसने कि अगर यूएसए, अमेरिका या इसराइल वगैरह ये अटैक करें और उसको वो बर्दाश्त कर ले, या उसको उसको कंट्रोल कर ले, इसलिए उसके पास इंतजाम नहीं थे। तो वो धीरे धीरे उस टाइम तक सहता रहा, उसको सुनता रहा, अपनी तैयारियां अंदर अंदर करता रहा। लेकिन उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइल है जिनका ना लोग नाम जानते हैं और ना उसका तस्वुर लोग कर पाएंगे, उसका तस्वुर में नहीं। उसके पास ऐसे ऐसे अटैक वेपन है या मिसाइल आप कह लीजिए, ड्रोन तो छोटी सी बात है, बहुत चीजें उसके पास है जो अभी बाहर आना बाकी है। और लोग कहते हैं ना, देखिए कोई किसी अगर डरा हुआ होता है, वो कहता है नहीं वो तो बहुत बड़ा धुरंधर है, वो तो उसको मार ही देगा। लेकिन कहीं ना कहीं धुरंधर को मारने के लिए भी लोग पैदा होते हैं और अल्लाह उनको पैदा करता है। तो वही वाली बात है। और किसी की दादागिरी एक दिन खत्म जरूर होती है। यहाँ बिल्कुल एक तरह से इसको अमेरिका की दादागिरी खत्म करने की लड़ाई थी, और ईरान ने और ईरान के जो जितने भी फर्द अफराद हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईरान लंबे समय से तैयारी कर रहा था इस चीज के लिए, इस वॉर के लिए, यानी ईरान को ये एंटीसिपेटेड था कि ये लड़ाई एक न एक दिन होनी है। जी बिल्कुल, उसे ये पक्का वो मतलब श्योर था, 110% डेफिनेटली श्योर ईरान कि ये, क्योंकि उसे मालूम है ना पावरफुल कंट्री में है इस्लाम, जितने मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री में सबसे पावरफुल ईरान ही है। तो वो जानता था कि अब ये छोटे छोटे ना, तो करंट को छू के देखा जा रहा है कितने वोल्टेज आ रहे हैं। जब हाई वोल्टेज वो चेक कर लेगा अमेरिका, तो लास्ट में भी वो छू के देख रहा है छोटी छोटी कंट्री को। जब वो सक्सेस हो जाएगा तो उसका जो जो निशाना है, उसका जो टारगेट है वो मैं हूं, ना कि कोई और, ना कि कोई और मुस्लिम इस्लामिक ममालिक, कोई में से नहीं है कोई उसका टारगेट। उसका टारगेट सिर्फ ईरान था, और उसकी तैयारी बहुत मजबूती से चल रही थी। और कहीं ना कहीं छोटे बड़े बच्चे, औरतें, जवान, मर्द औरतें सबने इसको त्योहार के साथ मनाया कि अब इस जंग को हमें आखिरी इख्तिताम तक पहुंचाना है, आखिरी मकाम तक इसको लेकर जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमें फतह हासिल करनी है। और वो आपने देखा, ईरान ने दिखाया अपनी ताकत और कुव्वत को, मनवाया, लोहा मनवाया और जाहिर किया। ये जैसे कि मैंने और जितने मेरे को पैनलिस्ट हैं और आपने, सबने, पूरी दुनिया ने। जी माथुर सर, क्या आप भी यही मानते हैं? देखिए विवेक, मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है। मैं आपको ये बताता हूं कि इस डिल्यूजन में हमें नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ईरान पिछले 47 सालों से इस लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की प्लेबुक का एक एक पन्ना ईरान ने बेहतर तरीके से पढ़ा है, और इसी वजह से जो उनकी जो नई जिसकी स्ट्रेटेजी की हम अक्सर बात किया करते हैं, वो स्ट्रेटेजी जिसमें उन्होंने 3 डीज का प्रयोग किया था, डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट एंड डिस्पर्स, वो उन्होंने करके दिखाया। और उसकी वजह से वो जो जो अमेरिका की जो मेन तरीका काम करने का था कि रिमूव द हेड एंड द बॉडी विल फॉल, वो नहीं हुआ ईरान के केस में। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बात हम बार बार करते हैं कि ईरान ने अमेरिका को खत्म कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, बिल्कुल वो कर दिया। ये बिल्कुल बड़ा डिल्यूजन है। अमेरिका एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, उसको खत्म करना संभव नहीं है किसी के भी लिए। ईरान का जो हुआ है, मैं बार बार ये शब्द प्रयोग में लाता हूं, ईरान 2 महीने जो लड़ाई हुई, 40 दिन उसमें टिका रहा,
उसने अमेरिका को टिकाया नहीं है, वो टिका रहा ये है। और ये बात जो मैंने पहले भी कही थी उसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि ईरान विंस इफ दे डोंट लूज एंड अमेरिका लूजेस इफ दे डोंट विन। ये बिल्कुल क्लियर था। तो अमेरिका की जो हार नजर आ रही है वो इसलिए कि वो आउटराइट विक्ट्री उसको नहीं मिली। ईरान की जीत आपको नजर आ रही है वो इसलिए क्योंकि वो हारा नहीं पूरी तरह से। लेकिन ये कहना कि उसने अमेरिका को खत्म कर दिया वो बिल्कुल सही नहीं है। दो एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको छोटे छोटे, आप मुझे बताएं अमेरिका के जितने भी युद्धपोत यहां खड़े हैं उनके ऊपर हमला होगा तो कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होगा। वो तमाम युद्धपोत जो इजराइल के ईरान के जो छुपे हुए हथियार हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे थे कि अभी तक तो दिखाए ही नहीं है हमने, उनकी किसी ना किसी हथियार की रेंज में है। क्यों नहीं उसकी एक भी मिसाइल उन युद्धपोतों की तरफ गई? एक भी नहीं गई। उसकी मैं वजह बताता हूं, क्योंकि वो उसको उस लेवल तक एस्केलेट करना नहीं चाहते। उनको मालूम है कि एक मिसाइल अब्राहम लिंकन की तरफ गई तो उनका क्या हाल होगा। दूसरी बात, ये जो मुद्दा मेन है कि इजराइल जो है वो हमले लगातार कर रहा है, इस वजह से हमने ये इतना बेहतरीन मौका जो उन्होंने गंवा दिया, जबकि अमेरिका ने सरेंडर करके सारे पॉइंट्स इनको दे दिए थे उसको, क्योंकि इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल हमले कर रहा है, फिर भी एक मिसाइल इजराइल की तरफ उनके मार दागने की हिम्मत नहीं हो रही। तो फिर ये मैं बता रहा हूं विवेक आपको कि ये बात को समझने की आवश्यकता है। ताकत की दूसरे की ताकत के का अंदेशा लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और ईरान इसको मैं ये कह रहा हूं बेहतरीन तरीके से क्या काम में ला रहा है। और वो जानता है इस बात को कि वो किसी तरह से अमेरिका को मिलिटरीली नहीं हरा सकता, ये ईरान जानता है। इसीलिए वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सहारा ले रहा है और जी। इसीलिए टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग कर रहा है। एक सेकंड और विवेक, लास्ट लाइन प्लीज। जी। और ये हाँ। जो टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है, ये जो रेडियो साइलेंस की और इनकी बातें कर रहे हैं, ये 50 सालों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हर एक जगह इस चीज का इस्तेमाल किया गया है कि कुछ जगह पर आकर के कोई चीजें आपको नहीं करनी है। रेडियो सेट जिस पर नेचुरली अल्फा ब्रावो चार्ली बोलते थे, उसके ऊपर भी कुछ जगह के बाद रेस्ट्रिक्शंस होते थे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये लगातार होता चला आ रहा है। और किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक लापरवाही पूरे बेस के लिए खतरा हो सकती है, ये बात समझ सकिए। नाजिम अशरफी आपको कुछ कहना चाह रहे थे, नाजिम साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ विवेक जी, ईरान ने कभी ये नहीं समझा कि उसने अमेरिका को मिटा दिया, अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका को नेस्तो नाबूद कर दिया। वो इसने कभी समझा ही नहीं और ना वो समझेगा ये चीज। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये सोच के चलना पड़ रहा है कि जितनी भी अभी तो उसके जो अपने खुद भाई बहन है, अभी तो उनको मनाना बाकी है। अभी ये पूरी शादी की तैयारियां चल रही है, अभी शादी का दिन नहीं आया। क्योंकि अभी तो रिश्तेदारों को जैसे मनाते हैं ना, अभी तो मनी मनोवर का दौर चल रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि उसे जानता है सारे लोग एक साइड लड़ रहे हैं, मैं अकेला ही हूँ। और वो ये भी जानता है किसी भी मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज में जितने इस्लामिक ममालिक हैं, एक भी कंट्री से उसको ये उम्मीद या भरोसा नहीं है कि वो उसके साथ लड़ेगा। हाँ, वो एक बार रशिया से ये भरोसा कर सकता है, एक बार चीन से कर सकता है, वो उनको वेपन देंगे, उनको हथियार मुहैया कराएंगे। लेकिन किसी भी इस्लामिक कंट्री से तो ये वो उम्मीद रख ही नहीं सकता। तो अकेले लड़ना है, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है तो अभी उसने एकदम डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर दिया, उसने उसको खत्म क्यों नहीं। वो ये कभी सोच के ही नहीं चल रहा कि मुझे खत्म करना। ना लड़ाई उसने शुरू की थी, ना वो अब लड़ाई को खत्म करना चाहता ईरान। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अब वो लड़ाई को खत्म भी नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि जब बार बार बात हो रही है तो एक बार निपट ही जाए, चाहे इस पार जाए कि चाहे उस पार जाए। और कहीं ना कहीं इसकी तैयारी थी, ये बात हकीकत है। और तैयारी इसने काफी बड़े पैमाने पर की है, लेकिन वो धीरे धीरे तैयारी को करके लेकर चलना चाहता है। क्योंकि वो अगर अभी अटैक करेगा, ताबड़तोड़ अटैक करेगा बहुत ज्यादा, तो उसके पास इतने वेपन एग्जैक्टली नहीं है। क्योंकि वो उसके अपना जो उसका जो साधन है उसको अभी जल्दी में नहीं खत्म करना चाहता। लेकिन आप एक बात समझिए, जिसे सारे लोग बहुत भाग धुरंधर कहते हो, उसके सामने खड़े हो पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वही बात है नाजिम साहब, वही बात है कि भाई जिस अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करने से भी दुनिया के कई मुल्क कतराते हों, उसके सामने खड़े रहना भी तो बड़ी बात है। वो तो अपने वही ईरान की जीत है। मलिक साहब। विवेक जी, जैसे नाजिम साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ईरान का पहले से ये देख लीजिए कि पूरे जो दूसरी यानी हॉर्मुज के स्टेट के सामने जो जितने भी कंट्री हैं उनके साथ पहले से 36 का आंकड़ा रहा है, किसी न किसी रूप को लेकर। बहरून पर शायद इसलिए कि उसने इजराइल को मान्यता दी थी और इजराइल के वहां पर उनके आदान प्रदान चालू हो गए। देखिए, अप्रोच में बदलाव लाने की जरूरत है। ये कोई एग्जिस्टेंस का जमाना है। देश अपने अपने सामरिक हितों की रक्षा जरूर करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कंट्री को आप एक
तरह से ये उसको डेथ थ्रेट देने लगे। मैं समझता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां तो थोड़ा आपको हो सकता है इरेलीवेंट लगे, मुझे लगता है ट्रंप साहब का एक ही चीज अकलमंदी की है, जो कि है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड के अंदर लाके एक दूसरे के, अगर वो देशों को मना के एक टेबल पर बैठा सकते हैं, पूरे खित्ते के अंदर एक शांति का बहुत अच्छा प्रयास था, और यही मुझे लगता है कि सॉल्यूशन के सबसे नजदीक है। और अगर आप अपनी इसी जिद पर अड़े रहेंगे, डेथ टू सो एंड सो, डेथ टू सो एंड सो, मैं समझता हूं ये दुश्मनी जारी रहेगी। और ये ऑपरेशन चाहे कितना इसमें पॉज भी आ जाए, रुक भी जाए, सेटल भी हो जाए, समझिए दुश्मनी लंबी चलने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई इकोनॉमिक्स की है, अर्थव्यवस्थाओं की है। अर्थव्यवस्था पूरे सामने तो आपने पूरी बंद कर दी, क्योंकि क्या होता है, देखिए कमर्शियल शिपिंग है, ये कोई मिलिट्री नेवी नहीं है कि आई ऑपरेशन करिए निकल गई। ये कंटिन्यूअस पूरे लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली है, जो प्रोड्यूसिंग है उनके भी और जो इंपोर्टर है उनके भी। अब इन सब चीजों पर आता है अमेरिका का रोल। अमेरिका का तो डर एक ही है, अगर हॉर्मुज पे डोमिनेंस आ जाता है, सीधी सी बात है, हमने को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये डी डॉलरेशन शुरू हो जाएगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके साथ अंडरस्टूड है। तो ये कहानी है कि सारा का सारा हॉर्मुज पे जो कंट्रोल है, वो सिर्फ, कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को, वो $1 बढ़ा दे, $2 बढ़ा दे, ये कंट्रीज को, देश है जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो अपना भुगतेंगे इसको, लेकिन फर्क पड़ेगा उसके मित्र राष्ट्रों पे, जो उसको मजबूती देते हैं और जो डॉलर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो झगड़ा सारा यहां है, इस चीज पे ये कहां सेटल होता है, ये दरार कितनी इनको पाटा जाता है, ये हमें देखेंगे समय के आने के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि ये साइनोसॉइडल वेव चलती रहेगी अभी। जी विवेक। माथुर सर कुछ कहना चाहते हैं? माथुर सर जल्दी से। हाँ, बस मैं एक ही यही लाइन आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, हाँ। जो ईरान का सोच विचार है, उसको उनको समझने की आवश्यकता है। ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था की ओर देखने की आवश्यकता है, और हाँ। ईरान को जिस प्रकार की परिस्थिति वहां पर हो रही है उसको देखने की आवश्यकता है जी। और एक चीज, एक जो मैं कहना चाह रहा जी। था, वो एक लाइन और, जी। कि प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है, उसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। और जो ईरान ने उस इकोनॉमी ऑफ एफर्ट के प्रिंसिपल ऑफ वॉर का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, कि आप अपने संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग में लाएं कि वो लंबे समय तक आप उनको अलग अलग तरीके से प्रयोग करते रहें, सही जगह पर सही मात्रा में सही वेपन सिस्टम को डिलीवर करना, ये इकोनॉमी एफर्ट है, और यही काम ईरान बेहतरीन तरीके से कर रहा है। लेकिन ईरान के सामने चैलेंज ये है कि अमेरिकी डिफेंस में इतना डेप्थ है और उनके पास इतना पैसा है कि वो कई सालों तक लड़ सकते हैं। तेजावत जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए विवेक साहब, ईरान की क्षमताओं का ठीक ठीक अंदाज लगाने के लिए आपको ये जानना होगा कि जो ईरान है वो नैनो टेक्नोलॉजी में फोर्थ ग्लोबली है। उसके अलावा एरोस्पेस में उसके पास ये कैपेसिटी है कि वह अपने एक तरीके से डोमेस्टिक सैटेलाइट को वो ऑर्बिट में फिट कर सकता है। उसके अलावा खासकर मेडिसिन या अगर बायोटेक्नोलॉजी में कहें तो स्टेम सेल्स वाले रिसर्च में उसका ग्लोबली सेकंड रैंक है। इसलिए यूएस के मुकाबले में इतना कमजोर मत समझिए। और खासकर जो ईरानियन इंजीनियरिंग को अगर आप देखें, जो कि आपने खासकर हमास से लड़ते हुए इसराइल को जो संकट आया था, या कि खासकर अगर सारी की सारे उसके हथियार अगर यूनाइटेड स्टेट नष्ट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ईरान की क्षमताओं पे हमें उतना शक नहीं करना चाहिए। माना कि यूनाइटेड स्टेट बहुत ताकतवर है, पर अगर हम देखें तो ईरान की क्षमताओं को भी कम नहीं आंकना चाहिए। विवेक साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेजाब जी आपका। अशरफी साहब आपका बात अच्छा, अशरफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अशरफी साहब बताइए जल्दी से। जी, मैं विवेक जी एक बात ये कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं ईरान, वो अमेरिका घबराया तो है, क्योंकि जहां 10,000 उसकी फोर्स थी वहां उसने 50,000 प्लस कर दिया है, तो घबराहट तो साफ दिखी। और जब भी मतलब डील की बात की है वो अमेरिका की तरफ से हुई है, ईरान की तरफ से नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए हमें ईरान को शाबाशी देनी चाहिए। वैसे भी जब जब अमेरिका घबराता है वो अपनी आर्मी को आगे करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।